हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं वही अपना मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ठीक है। उसको अपना सेकंड लेक्चर है। चलो, अब आप सोच रहे हैं ना, सोच क्या बोलते हैं कुछ नहीं यार, है ना। चलो, उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करेंगे। अपन ने किसकी बात कर ली थी? सहज जो प्रतिरक्षा उसकी बात कर ली थी। इनेट इम्यूनिटी की अपन ने बात कर ली थी। अब अपन बात करेंगे किसकी? उपार्जित प्रतिरक्षा की। इसके अंदर मैंने सहज प्रतिरक्षा के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 4 प्रकार के रोध होते हैं, उन रोध से होकर गुजरना पड़ता है। वो एक मैंने आपको समझाने का एक तरीका था, समझाया मैंने आपको। अगर आपने लेक्चर देखा है पहला वाला तो आपको दूसरे लेक्चर में मजा आएगा। पहले लेक्चर के अंदर जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने पूरा मजा देने की आपको कोशिश की है, बाकी इतना मजा बहुत है, ज़्यादा मजा भी नहीं करना चाहिए। पहला लेक्चर आपने देखा होगा, दूसरे लेक्चर में आप पहला लेक्चर देख के ही आना ताकि आपको मजा आए यार, है ना। बीच बीच में लेक्चर उठाओगे कोई मजा नहीं है। आप ऐसे आगे निकाल के देख लोगे, हाँ यार बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर, ऐसा कुछ पता नहीं चलता भाई। पूरा लेक्चर देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ बढ़िया पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर आपको मतलब मैंने बढ़िया पढ़ाया। अगर आपको हर चीज़ें मैंने बोली हैं वो समझ में आई हैं, मतलब आपकी जो नीट के अंदर जितना आता है उतना मैंने आपको बताया है, ठीक है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बता रहा हूँ, तो टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है तो बढ़िया चल रहा है। चलो, उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करते हैं। मैंने आपको बताया सहज प्रतिरक्षा जो है वो अपन के अंदर जन्म से होती है, मतलब जब जन्मते हैं, अब अपन जब जन्मते हैं तब से अपने अंदर क्या होती है, जो सहज प्रतिरक्षा वो होती है। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो अपन टाइम के साथ क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। उसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि अपन जब छोटे थे तब अपन ने क्या सीखा, खड़े, उसके बाद में अपन ने बारह खड़ी सीखी, उसके बाद में अपन ने क्या सीखा, गणित के अंदर भी अपन ने क्या सीखी, ये पहले 1 2 3 4 ये गिनती सीखी, उसके बाद में अपन ने धीरे धीरे पहाड़े सीखे, उसके बाद में अपन जोड़, बाकी गुणा, भाग, ये सारी चीजें अपन ने धीरे धीरे सीखी हैं। ऐसा थोड़ा ना बचपन से अपन को पाइथागोरस थ्योरम सिखा दी थी, ठीक है, नहीं सिखाया ना। थीटा बीटा बचपन से थोड़ा ना किया अपने साथ में, वो तो 10वीं क्लास में आने के बाद में किया है। तो पहले अपने बेस बनाया है ना, तो धीरे धीरे अपन क्या है, अर्जित कर रहे हैं, वो चीजें अपने अर्जित करी। वैसे ही इसके अंदर उपार्जित प्रतिरक्षा के अंदर होता है कि बचपन से ही सारी चीजें नहीं होती, धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है, अपन जो इन्वायरमेंट वातावरण उसके अंदर घूमते हैं और अपन क्या है, ये इम्यूनिटी जो है, प्रतिरक्षा जो है उसको अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित करते हैं भाई? मान लो किसी को हुआ क्या, किसी को क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स जो है ना वो हुआ, ठीक है। अब वो स्मॉल पॉक्स हो गया, तो बीमारियों के नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एक बार होगा ना, एक बार ही होता, वो दूसरी बार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक बार होगा तो शरीर क्या है, उसके लिए भाई, शरीर के लिए वो चीज नहीं थी। स्मॉल पॉक्स का वो पैथोजन जो है ना वो आया जी, वो आया और उसने क्या किया, शरीर पर अटैक किया। तो शरीर के लिए भाई वो चीज नहीं थी, शरीर उस चीज के लिए तैयार ही नहीं था। अपनी जो प्रतिरक्षा, अपनी जो इम्यूनिटी है वो उस चीज के लिए तैयार ही नहीं थी, ठीक है। वो आया, उसने क्या कर दिया, अपन को पूरी तरह से अपने स्मॉल पॉक्स जो हो गया भाई, अब क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगली बार है ना, वापस क्या है, वो स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगली बार जब वो अटैक करने आएगा अपने शरीर पर, अगली बार जब अटैक करने आएगा अपने शरीर पर, तो अपने जो शरीर है, अपनी जो इम्यूनिटी है वो पहले से ही उसके खिलाफ क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी, प्रतिरक्षी जो है वो बना लेगी एंटीबॉडी, जो एंटीजन जो है, प्रतिजन जो है उस चीज से लड़ेगी। देखो मैं कुछ टर्म जो है क्लियर कर दूं। एंटीजन क्या होता है? ऐसा जीव जो रोग कर सकता हो, उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, एंटीजन। हिंदी में उसको प्रतिजन बोलते हैं। वापस बोल रहा हूं, ऐसा जीव जो रोग कर सकता है, रोगकारक जीव है, उसको क्या बोलेंगे अपन हिंदी में? प्रतिजन, इंग्लिश में उसको एंटीजन बोलेंगे। याद रखना, कभी भी मत भूलना ये चीज। प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी क्या है? जो प्रतिजन है, मैंने आपको बता दिया कि रोगकारक जो जीव उसको प्रतिजन बोलते हैं। जो प्रतिजन है उसको मारने के लिए, उस प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी निकलती हैं। प्रतिरक्षी बनाता अपना शरीर, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बोलेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये कभी नहीं भूलना है आपको। डॉक्टर वाली लाइन में आ रहे हो, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट हो, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो, अब देखो वही मैंने आपको बताया कि दूसरी बार जब आएगा स्मॉल पॉक्स का जो पैथोजन है वो आएगा, अपनी बॉडी पर अटैक करेगा तो अपने शरीर के अंदर पहले से उसके खिलाफ क्या बनी रहेंगी, प्रतिरक्षी बनी रहेंगी। तो दूसरी बार जब आएगा तो उसको क्या है, उस पैथोजन को अपनी जो प्रतिरक्षी है वो धड़ उसको मार देंगी, उसको क्या है, अपने को स्मॉल पॉक्स नहीं होने देंगी। ऐसे अपन दूसरी बीमारियों का भी ले सकते हैं, अब आप बोलोगे कि भैया हमें जुकाम तो बार बार हो जाता है, आप तो बोल रहे हो कि एक बार कोई हो चीज हो गई तो उसके खिलाफ क्या बन जाती है, प्रतिरक्षी बन जाती है। लेकिन हमें जुकाम तो हर सर्दियों में होता है, गर्मियों में भी अगर हम पसीने में अगर पानी पी ले ठंडा तो भी हमें हो जाता है।
तो मैंने कहा कि जुकाम जो है ना, जुकाम जो है वो हर बार एक वायरस से नहीं होता। जुकाम जो है वो हर बार एक वायरस से नहीं होता। वायरस जो है ना, जुकाम वाला जो वायरस है उसका अलग अलग स्ट्रेन होता है। वायरस वही होता है लेकिन उसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, अलग अलग स्ट्रेन होता है। तो हर बार जो आपको सेम वायरस से आपको जुकाम नहीं होता। अगर वो सेम वायरस आप पर अटैक करेगा तो उसके खिलाफ तो पहले से एंटीबॉडी बनी रहेंगी, प्रतिरक्षी जो है वो तैयार रहेंगी। लेकिन हर बार जो है जो जुकाम का जो वायरस है वो अलग तरीके का वेरिएंट आता है, अलग तरीके का स्ट्रेन आता है। तो इस वजह से क्या है, शरीर को जुकाम हो जाती है। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये बात मैंने आपको बताई कि जन्म के बाद ये उपार्जित प्रतिरक्षा जो है अपने जन्म के बाद मिलती है अपन को, ठीक है। और ये अपन धीरे धीरे अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित करते हैं? जैसे अपने को कोई रोग हुआ तो उससे क्या है, अपने एंटीबॉडी उसके खिलाफ बना ली। तो यहाँ पर क्या है, अपन ने उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो अपने यहाँ पर अर्जित कर ली, ठीक है, उसके खिलाफ। ये सिर्फ कशेरुकी में पाई जाती है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, जो कशेरुकी जो है उनके अंदर ही पाई जाती है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये सिर्फ कशेरुकियों के अंदर पाई जाती है। ये विशिष्ट होती है। जैसे सहज प्रतिरक्षा थी वो कैसी थी, विशिष्ट नहीं होती। वो विशिष्ट नहीं होती, उसके लिए क्या है, सब सम्मान है। चाहे वो किसका जुकाम का वायरस हो, चाहे वो किसी मलेरिया का हो, किसका भी हो, ठीक है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबको सेम ट्रीटमेंट देती है, सबको एक ही तरीके से रोकने का काम करती है। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा जो है ये क्या है, विशिष्ट होती है, ठीक है। अगर वो मलेरिया का है तो उसको मलेरिया के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर वो डेंगू का है तो उसको डेंगू के हिसाब से, अगर वो न्यूमोनिया का है तो उसको न्यूमोनिया के हिसाब से, अगर वो जुकाम का है तो उसको जुकाम के हिसाब से क्या किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा। सबको क्या है, अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, सबके लिए अलग अलग होगी। किसी को भाई, किसी को नॉर्मल पिस्टल से मारना हो, किसी को भाई बम से उड़ाना हो, किसी को गन से उड़ाना, तो अलग अलग क्या है, अलग अलग उनके लिए हथियार बना रखे हैं अपने शरीर के अंदर। अलग अलग टाइप की प्रतिरक्षी होती हैं, उनके लिए अलग अलग खिलाफ के अलग अलग प्रतिजन हैं उनके खिलाफ अलग अलग टाइप की प्रतिरक्षी बनाई हुई होती हैं। तो ये क्या है, विशिष्ट प्रकार का होता है। ये खुद की कोशिकाओं और दूसरी कोशिकाओं में पहचान लेती है। मतलब खुद की कोशिका, स्वयं की कोशिका, और दूसरी जो अगर बाहर से कोई कोशिका अगर इंटर कर रही है, बाहर से कोई कोशिका अगर इंटर कर रही है तो उसको अपना जो शरीर है वो पहचान लेता है कि भाई ये तो अपने वाली तो नहीं लग रही, ये कोशिका जो है वो अपने वाली तो नहीं है, ये कहीं बाहर से आई है। और बाहर से आई है मतलब क्या है, टेररिस्ट है। बाहर से आई है मतलब क्या है, टेररिस्ट है। टेररिस्ट है तो दोस्त क्या करना पड़ेगा, इसको तो मारना पड़ेगा, इसको तो क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो अपना शरीर क्या है, खुद वालों में और दूसरों में क्या कर लेता है, डिफरेंस जो है ना, भेद जो है वो कर लेता है। उनके बीच में क्या है, भेद कर लेता है कि भाई ये अपने वाले हैं कि दूसरे हैं। अब मान लो कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है, लेकिन वो अपने देश की नहीं है, वो अपने देश की नहीं है, वो बॉर्डर क्रॉस करके आई है। और बॉर्डर क्रॉस करके ऐसे नहीं कि भाई बढ़िया पासपोर्ट वीजा लेके, ना जी ना, बिल्कुल बॉर्डर क्या है, उसके नीचे से गुफा बनाकर आई है, बॉर्डर के नीचे से गुफा बनाकर आई है, और बहुत सुंदर लड़की है, पड़ोस के देश से आई है। तो क्या उसको, वो उसकी सुंदरता देखकर उसको क्या, उसको छोड़ दिया जाए? वो टेररिस्ट भी तो हो सकती है, टेररिस्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो क्या उसकी सुंदरता देखकर उसको छोड़ दिया जाए, या फिर उसको पकड़ लिया जाए और उसको मार दिया जाए? बताइए, आप बताइए। उसकी सुंदरता देखकर, बहुत ज्यादा सुंदर है भाई, बहुत ज्यादा, उससे सुंदर लड़की कोई बनी नहीं, तो उतनी ज्यादा सुंदर लड़की है। अब वो उसकी सुंदरता देखकर क्या ऑफिसर्स को उस लड़की को छोड़ देना चाहिए? जी नहीं छोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? क्योंकि उनके पास में भी क्या है, उनके पास में क्या है कि भाई ये अपने लोग हैं कि ये पराये लोग हैं, ठीक है। वो उनकी सुंदरता के अंदर क्या है, उसको खो नहीं जाएंगे। जैसे आप खोते हो ना सुंदरता के अंदर, वैसे नहीं खोते हैं वो, ठीक है। उनको पता है कि ये अपना देश का है कि नहीं है, दूसरे देश का है, तो चाहे कितना भी सुंदर हो, इसके क्या है, इसके कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये भाई टेररिस्ट अटैक करने आया हो, क्या पता टेररिस्ट अटैक करने आई हो, तो इसको ऐसा तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सुंदरता देखकर तो नहीं छोड़ सकते ना इसको। वैसे ही अपना शरीर जो है वो क्या करता है, चाहे वो कितनी भी काम की कोशिका हो, चाहे वो कितनी भी काम की कोशिका हो, आगे बताऊंगा काम की कोशिका कैसे है, चाहे वो कितनी भी काम की कोशिका हो, लेकिन अगर वो खुद की नहीं है ना, अगर वो अपने शरीर की नहीं है, तो क्या करेगा अपना शरीर, क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। अपना शरीर जो है वो चाहे कितनी भी काम की कोशिका हो, अपना शरीर जो है वो, अगर उसको पता लग गया कि भाई अपने शरीर की कोशिका नहीं है, तो वो उस कोशिका को क्या कर लेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। समझ में यही बात है। तो इसके अंदर क्या है, एनसीईआरटी में लिखा है भाई, इसमें स्वयं और पर में स्वयं और पर में क्या है, भेद करने की जो क्षमता है वो इसमें होती है। किसमें, उपार्जित जो प्रतिरक्षा है, उपार्जित जो प्रतिरक्षा है इसके अंदर स्वयं और पर के अंदर क्या है, भेद करने की उसके अंदर क्या बोलते हैं यार, क्षमता होती है इसके अंदर, है ना। इसमें मेमोरी होती है, इसमें क्या है, मेमोरी भी होती है। उपार्जित जो प्रतिरक्षा इसमें मेमोरी होती है। मेमोरी कैसे होती है भैया,
जो इसके अंदर स्मृति होती है, मतलब पहले की चीजें याददाश्त इसके अंदर रहती है। कैसे रहती है भाई? मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एक बार क्या है, एक बार किसी ने हम पर अटैक किया, एक बार हम पर किसी प्रतिजन ने अटैक किया हमारी बॉडी पर, तो क्या होगा? पहली बार में तो शरीर के लिए वो प्रतिजन भाई नया है, पहली बार में तो नया है, तो अपना शरीर क्या है, कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, थोड़ा तो उससे लड़ाई कर पाएगा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगली बार अगर वो सेम प्रतिजन जो है वो वापस अटैक करेगा तो उसके लिए पहले से प्रतिरक्षी जो है वो तैयार रहेंगी और उसको क्या है, प्रतिजन को मार दिया जाएगा, आगे उसको काम नहीं करने दिया जाएगा, तो प्रतिजन को मार दिया जाएगा। तो अब अपने शरीर को कैसे पता चला कि भाई ये पहले वाला ही प्रतिजन वापस आया है? शरीर को पता चलता है ना कि पहले वाला ही प्रतिजन अगर वापस आ रहा है तो उसके खिलाफ अपन को ये वाली एंटीबॉडी यूज करनी है। तो शरीर को पता चल रहा है कि पहले मान लो 10 साल पहले किसी को कोई बीमारी हुई और 10 साल बाद में वो वापस आ रहा है प्रतिजन उसका और उसको अटैक कर रहा है, तो 10 साल बाद में भी उसको पता रहेगा कि भाई ये तो 10 साल पहले आया था, ठीक है, इसने अटैक किया था, इसके खिलाफ अपने प्रतिरक्षा बनाई है, तो आज उनको यूज करने का समय आ गया है। तो कैसे पता चला? क्योंकि याददाश्त है। क्या है? याददाश्त है। किसके पास में? उपार्जित प्रतिरक्षा के पास में क्या है? मेमोरी है। क्या है? मेमोरी है। और इसको क्या बोलते हैं? स्मृति है, मतलब पुरानी जो घटनाएं हुई हैं उनकी क्या है? स्मृति है। तो उससे क्या रहेगा? उनको पता रहेगा कि भाई ऐसा तो कुछ पहले भी हो चुका है, ऐसा प्रतिजन तो पहले भी आ चुका है, तो उसको मार देते हैं। चलो, तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया भाई, जन्म के बाद अपन को इसको अर्जित करते हैं और ये सिर्फ कशेरुकियों के अंदर होती है। ये विशिष्ट टाइप की होती है, विशिष्ट प्रकार की होती है। हर जो प्रतिजन है उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट देती है। ये खुद की कोशिका और दूसरों की जो कोशिका है उसके अंदर पहचान कर लेती है, इसके अंदर मेमोरी होती है। अब भाई ये जो आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा है इसमें क्या है? 2 प्रकार की होती है। वो 2 प्रकार की कैसे होती है? एक होती है तरल प्रतिरक्षा और एक होती है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। एक होती है तरल प्रतिरक्षा और एक होती है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। चलो, तरल प्रतिरक्षा की बात कर लें। तरल प्रतिरक्षा, नाम में आ रहा है तरल। तरल अपने शरीर में क्या है भाई? अपने शरीर में लिक्विड में क्या है? ब्लड है जी। क्या है? ब्लड है। और ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडी होती है जी। क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। और एंटीबॉडी बनाता कौन है? एंटीबॉडी को हिंदी में क्या होता है? प्रतिरक्षी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये वर्ड ध्यान में रखना ना। ब्लड के अंदर क्या होता है? एंटीबॉडी होती है, प्रतिरक्षी होती हैं। और ये प्रतिरक्षी बनाता कौन है? ये भी बता दूं मैं आपको, कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट बनाती है। बी कोशिका जो है ना वो बनाती है। अभी बी कोशिका क्या बवाल है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये जो बी लिम्फोसाइट है ना ये क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। और एंटीबॉडी फिर कहां आती है? अपने खून के अंदर होती है, अपने रक्त के अंदर होती है। और रक्त जो है ना वो तरल होता है, इसलिए तरल प्रकार की जो प्रतिरक्षा है ना, तरल प्रतिरक्षा जो है ना, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, वो कौन देता है? वो कौन देती है? बी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? बी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। बात समझ में आई दोस्त? बात समझ में आई? फिर बात करें किसकी? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा की बात करें। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहां पर क्या कोशिका की बात हो रही है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अपनी कोशिका और दूसरे की कोशिका में फर्क कर सकता है अपना शरीर। अपनी कोशिका और दूसरे की कोशिका में फर्क कर सकता है। चाहे वो कितनी भी सुंदर है, सुंदरता देखकर पिघलेंगे नहीं। चाहे वो कितनी भी सुंदर है लेकिन सुंदरता देखकर पिघलेंगे नहीं। अपने को पता होना चाहिए, अपना होश दिमाग जो वो काम करता हुए रहना चाहिए कि भाई सुंदरता के पीछे नहीं भागना है दोस्त। वो क्या है? दुश्मन भी हो सकती है। तो क्या करता है अपना शरीर? क्या कर सकता है? कोशिका जो माध्यित प्रतिरक्षा कौन देती है? टी लिम्फोसाइट देती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्त। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो तरल प्रतिरक्षा है वो कौन देता है? बी लिम्फोसाइट। कौन देती है? बी लिम्फोसाइट बी कोशिका देती है। और जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा है वो कौन देती है? टी लिम्फोसाइट देती है। कौन देती है? टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स देती है, टी कोशिका। ठीक है, वापस समझो। उपार्जित प्रतिरक्षा है जो है वो 2 प्रकार की होती है। इसमें एक है तरल प्रतिरक्षा और दूसरी है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। बात समझ में आ गई? उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है तरल प्रतिरक्षा और दूसरी होती है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। बात तो ठीक समझ में आ गई। तो तरल प्रतिरक्षा वो किसकी वजह से होती है? तरल प्रतिरक्षा मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में तरल क्या होता है, तो आपको सबको पता है रक्त जो है वो तरल होता है जी। रक्त के अंदर क्या है? प्रतिरक्षी है। क्या है? एंटीबॉडीज है। तो ये प्रतिरक्षी जो है वो बनाता कौन है? ये बनाता कौन है? बी लिम्फोसाइट बनाती है जी। कौन बनाती है? बी लिम्फोसाइट बनाती है। तो भाई तरल प्रतिरक्षा किसकी वजह से हो रही है? बी लिम्फोसाइट की वजह से हो रही है। किसकी वजह से? बी लिम्फोसाइट की वजह से। फिर क्या है? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये किसकी वजह से हो रही है? टी लिम्फोसाइट की वजह से, टी कोशिका की वजह से हो रही है। समझ में आ गई बात? तरल प्रतिरक्षा बी लिम्फोसाइट,
और कोशिका मादे टी लिम्फोसाइट। चलो आगे चलते हैं। अब ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये क्या बवाल है जी, ये बनती कहां पर है उसकी बात कर लेते हैं। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहां बनती है? लसिकाब अंग में बनती है। कहां बनती है? लसिकाब अंग। इंग्लिश में बोलते हैं इनको लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स। हिंदी में लसिकाब अंग। क्या बोलते हैं? लसिकाब अंग। ठीक है, लसिकाब अंग में क्या है? बनती है लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, लेकिन भैया आपने बोल तो दिया, आप बोलोगे कि भैया आपने बोल तो दिया कि लसिकाब अंग में होती हैं, ये बनती हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है, ये बी लसिकाणु बोल दो, लिम्फोसाइट को हिंदी में बोल देता हूं। बी लसिकाणु और टी लसिकाणु जो है वो क्या है? बनती तो कहां पर है? वो बनती तो लसिकाब अंग के अंदर है। लेकिन हमने सुन रखा है कि लसिकाब अंग तो दो प्रकार के होते हैं। लसिकाब अंग तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक लसिकाब अंग होता है और एक द्वितीयक लसिकाब अंग होता है। तो इन दोनों में से कौन से में बनती हैं? आपने ये बोल दिया सिंपल सा। हमने पूछा कि ये जो बी लसिकाणु है और टी लसिकाणु है ये बनता कहां पर है जी, बनता कहां पर है? तो हमने कहा कि भाई ये लसिकाब अंग के अंदर बनता है। लेकिन आप बोलोगे कि भैया आप तो बोलो लसिकाब अंग के अंदर बनता है, लेकिन लसिकाब अंग तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक लसिकाब अंग और एक होता है द्वितीयक लसिकाब अंग। अब इन दोनों में से कौन से में बनता है? तो मैंने कहा कि बाबू ये लसिकाब अंग जो है ना, एक प्राथमिक वाले के अंदर क्या है? प्राथमिक लसिकाब अंग जो है उसके अंदर बी लसिकाणु और टी लसिकाणु जो है वो बनते हैं और वहीं परिपक्व होते हैं। वहीं क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। तो प्राथमिक जो है ना लसिकाब अंग है, प्राथमिक लसिकाब अंग है, उसके अंदर बी लसिकाणु और टी लसिकाणु की उत्पत्ति होती है और परिपक्वन होता है। परिपक्वन मैच्योरेशन होता है, मैच्योर होते हैं। एक बात समझ में आ गई आपको? बी लसिकाणु और टी लसिकाणु कहां बनते हैं जी? कहां बनते हैं? नहीं सुना मुझे? कहां बनते हैं? कहां बनते हैं? लसिकाब अंग के अंदर। लसिकाब अंग दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। दोनों में को कहां बनते हैं? कहां बनते हैं? कहां बनते हैं? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आनी चाहिए, आनी चाहिए, चैट में आवाज आनी चाहिए, चैट में लिख दो जल्दी से। कहां बनते हैं? प्राथमिक लसिकाब अंग। कहां बनते हैं? प्राथमिक लसिकाब अंग के अंदर बनते हैं। ठीक बात है, प्राथमिक लसिकाब के अंदर बनते हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्राथमिक लसिकाब अंग भी तो दो प्रकार का होता है। ये प्राथमिक लसिकाब अंग हद तक होते कौन कौन से हैं बता देते हैं जी अभी। अस्थि मज्जा एक तो आपका अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो बोलते हैं इंग्लिश में। अस्थि मज्जा क्या है? प्राथमिक लसिकाब अंग है। और क्या है? थाइमस। ये तो थाइमस है, ये भी क्या है? प्राथमिक लसिकाब अंग है। ठीक है, आपने कहा कि भैया आप तो बोल रहे हो कि ये प्राथमिक जो लसिकाब अंग है इनके अंदर बी लसिकाणु और टी लसिकाणु क्या है? इनकी उत्पत्ति होती है और इनका परिपक्वन होता है। लेकिन ये जो प्राथमिक लसिकाब अंग है ये तो दो होते हैं, एक अस्थि मज्जा होता है और एक होता है थाइमस। तो इन दोनों में से, ये दोनों ही क्या है? प्राथमिक लसिकाब अंग है, लेकिन इन दोनों में से कौन से के अंदर उत्पत्ति होती है? कौन से में उत्पत्ति होती है? तो मैंने कहा कि भाई आपका जो अस्थि मज्जा है ना, जो अस्थि मज्जा है ना, उसके अंदर क्या होती है? बी लसिकाणु और टी लसिकाणु की उत्पत्ति होती है। उसके अंदर क्या होती है? बी लसिकाणु और टी लसिकाणु की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। यहां तक समझ में आ गई? तो अब यहां पर उत्पत्ति तो समझ में आ गई कि भाई बी लसिकाणु और टी लसिकाणु की उत्पत्ति कहां होती है? अस्थि मज्जा के अंदर। और अस्थि मज्जा क्या है? प्राथमिक लसिकाब अंग है। क्या है? प्राथमिक लसिकाब अंग है। यहां तक तो समझ में आ गया। तो इनका परिपक्वन जो है वो कहां होगा? मैच्योर कहां पर होंगी? ये उत्पत्ति तो इनकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो बी लसिकाणु टी लसिकाणु की कहां होती है? अस्थि मज्जा के अंदर होती है। लेकिन ये परिपक्व कहां होते हैं? तो मैंने कहा कि जो बी लसिकाणु है ना उसका परिपक्व जो है वो कहां होता है? अस्थि मज्जा के अंदर ही हो जाता है। तो आप बोलोगे भैया कि टी जो लसिकाणु है उसका परिपक्व कहां होता है? तो मैंने कहा ध्यान से देखो बाबू, यहां थाइमस जो है ना इसके अंदर टी लसिकाणु परिपक्व होता है। ठीक है, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु की उत्पत्ति कहां होती है? अस्थि मज्जा के अंदर होती है। लेकिन इनका परिपक्व कहां होता है? एक तो उत्पत्ति और परिपक्व अलग अलग चीज है भाई। ठीक है, आपका जन्म और आपका मैच्योर होना अलग अलग बात है ना, वैसे यहां पर इनकी उत्पत्ति और इनका मैच्योर होना अलग अलग बात है। तो भाई बी और टी लसिकाणु की उत्पत्ति जो है वो कहां होती है? अस्थि मज्जा में होती है। और बी लसिकाणु जो है वो परिपक्व भी अस्थि मज्जा के अंदर ही हो जाता है। लेकिन टी जो लसिकाणु है, टी फॉर टी लसिकाणु, टी फॉर थाइमस। ठीक है, तो थाइमस और टी लसिकाणु, थाइमस के अंदर क्या होता है? टी लसिकाणु का परिपक्व होता है। तो आपको पता लग गया कि भाई बी लसिकाणु और टी लसिकाणु की उत्पत्ति कहां होती है? प्राथमिक लसिकाब अंग के अंदर होती है। प्राथमिक लसिकाब अंग के अंदर भी आपको पूछ ले तो आप बता दोगे अस्थि मज्जा के अंदर भाई बी लसिकाणु और टी लसिकाणु की उत्पत्ति होती है। और बी लसिकाणु की परिपक्व भी अस्थि मज्जा के अंदर हो जाता है। लेकिन जो टी लसिकाणु है उसकी जो परिपक्व है वो कहां होता है? थाइमस के अंदर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल चिलपिल। चलो आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये तो हो गई उत्पत्ति की बात तो हो गई और इनकी ये परिपक्व भी हो गई,
लेकिन अब ये द्वितीयक जो लसिका अंग है इसका क्या काम है, इसका काम क्या है? तो मैंने कहा कि भाई अभी तो उत्पत्ति हुई है और परिपक्व हुए हैं, अब क्या है, लड़ाई की बारी है। अब क्या है, लड़ाई की बारी है। लड़ाई कहां होगी, लड़ाई कहां होगी, द्वितीयक लसिकाभ अंग में होगी। लड़ाई कहां होगी, द्वितीयक लसिकाभ अंग। तो लड़ाई किसकी होगी? तो मैंने कहा लड़ाई किसकी होगी भाई, ये जो आपकी जो लसिकाणु है और किसकी, जो प्रतिजन आएगा, जो डिजीज कोज करेगा, जो डिजीज कोज करने वाला जो रोग जनित जो रोगजनक जो जीव है जिसको प्रतिजन बोलेंगे, जो प्रतिजन आएगा उसकी और इन लसिकाणु की आपस में लड़ाई होगी। अब तभी तो उसको मारेंगे ना, तभी तो उसको मारेंगे, तभी तो इम्यूनिटी आएगी, ठीक है। तो लड़ाई होगी। अब तो द्वितीयक जो लसिकाभ अंग इसके अंदर क्या होता है, प्रचुरोद्भवन का होता है, प्रचुर उद्भवन, ठीक है। प्रोलिफरेशन होता है, मतलब क्या है, ये उत्पत्ति इनकी यहां होगी, लेकिन अब अपने को खुद को क्या है, खुद की जो संख्या बढ़ाने का काम होता है वो कहां होता है, द्वितीयक लसिकाभ अंग के अंदर होगा। लसिकाणु और प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया कहां होगी, द्वितीयक लसिकाभ अंग के अंदर होगी। ये पारस्परिक क्रिया एक तरह की लड़ाई है किसके बीच में, लसिकाणु और प्रतिजन के बीच में। ये लसिकाणु क्या निकालेगा, लसिकाणु क्या निकालेगा, प्रतिरक्षी निकालेगा, और ये प्रतिरक्षी किसको मार देगी, प्रतिजन को मार देगी। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी की, प्रतिजन और लसिकाणु की मान लो जो परस्परिक क्रिया है वो कहां होती है, द्वितीयक लसिकाभ अंग के अंदर होती है। मतलब एक तरह से लड़ाई करने की जो जगह है वो कहां होती है, द्वितीयक लसिकाभ अंग होती है। उत्पत्ति और परिपक्वन कहां होता है, उत्पत्ति और परिपक्वन कहां होता है, प्राथमिक लसिकाभ अंग के अंदर होता है, और लड़ाई कहां होगी, द्वितीयक लसिकाभ अंग के अंदर होता है, ठीक है। अभी आपको पता लग गया भाई कि प्राथमिक लसिकाभ अंग तो दो होते हैं, अस्थि मज्जा और आपका थाइमस, लेकिन द्वितीयक लसिकाभ अंग होते कौन कौन से वो तो बताओ हमें। तो अभी बता देते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। स्प्लीन जो है ना, स्प्लीन जो है प्लीहा, ठीक है, स्प्लीन प्लीहा, ये क्या है, द्वितीयक लसिकाभ अंग है। स्प्लीन के अंदर क्या होगा भाई, रक्त के अंदर क्या है, कोई प्रतिजन घुस गया, कोई प्रतिजन रक्त के अंदर घुस गया, ये बातें लिखना, ये बातें लिखना, जो बोल रहा हूं अभी बातें वो लिखना। कोई प्रतिजन जो है वो रक्त के अंदर घुस गया, अब रक्त कहां जाएगा, स्प्लीन के पास में जाएगा, स्प्लीन के पास में घूमता, देखो रक्त पूरी शरीर के अंदर घूमता है, तो रक्त कहां जाएगा, स्प्लीन के पास में जाएगा, ये प्ली है इसके पास में जाएगा, घूमता हुआ गया, ठीक है। और उस रक्त के अंदर क्या था, प्रतिजन था। ये क्या करेगा, जो प्लीहा है ये क्या करेगा, उस रक्त के अंदर उस जो प्रतिजन है उसको पकड़ लेगा, ठीक है। रक्त घूम रहा था, रक्त के अंदर प्रतिजन था, और प्लीहा ने क्या किया, उस प्रतिजन को पकड़ लिया, ठीक है, उस प्रतिजन को पकड़ लिया कि कहां जा रहा है बाबू, पानी इस रक्त में बहुत बह लिया, अब तुम्हारा मरने का समय आ गया। तो क्या कर लेता है, उस रक्त में से प्लीहा जो है उस प्रतिजन को निकाल लेता है, ठीक है। फिर क्या है, लसिका ग्रंथियां, लसिका ग्रंथियां ये भी क्या है, लसिका ग्रंथियां ये भी क्या है, द्वितीयक लसिकाभ अंग है, ठीक है। ये कैसे करती हैं भाई, ये कैसे काम करती हैं, ये काम करती है, मान लो कोई कोशिका है, कोशिका जो है उसके अंदर कोई प्रतिजन जो है वो चला गया तो उसको मारने का काम कौन करती है, लसिका ग्रंथियां करती हैं। टॉन्सिल्स कहां होती है, ये जो गले के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं। शुद्रांत्र के पैर पेच, ठीक है, और प्रीसेसिका क्या होती है, अपेंडिक्स, ठीक है। ये भी सारे क्या है, ये सारे क्या है, द्वितीयक लसिकाभ अंग है। फिर एक होता है माल्ट, ये माल्ट क्या चीज है, माल्ट क्या है, ये भी क्या है, द्वितीयक लसिकाभ अंग ही है। फिर 50% जो लसिकाभ ऊतक है, ठीक है, वो कौन बनाता है, माल्ट बनाता है, कौन बनाता है, माल्ट बनाता है। 50% जो आपके जो लसिकाभ ऊतक है, 50% जो लसिकाभ ऊतक है उनको कौन बनाता है, माल्ट बनाता है। माल्ट की फुल फॉर्म याद रखना, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, हिंदी में इसका नाम है श्लेष्म संबंध, ठीक है, लसिकाभ ऊतक ये इसका नाम है, ये ध्यान में रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 50% जो लसिकाभ ऊतक है वो कौन बनाता है, माल्ट बनाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक लसिकाभ अंग क्या होता है, द्वितीयक लसिकाभ अंग होता है क्या होता है, बी आपकी जो बी लसिकाणु वो कहां बनता है, टी लसिकाणु कहां बनता है। चलो अब बात कर लेते हैं बी लसिकाणु की और टी लसिकाणु की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात कर लेते हैं। इसको मैं हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में लिखा जाए इसको, चलो लिख देते हैं यार, आपको दिक्कत ना हो बस। बाकी ये इंग्लिश वाले वर्ड याद कर रखना है ना, अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज भी अपनी ऐसी होगी कि उसके अंदर अपन ज़्यादा क्या है, इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं। तो लिम्फोसाइट और ये जो अपन यूज़ कर रहे हैं एंटीबॉडी वगैरह, ये आप मान लो हिंदी मीडियम से, लेकिन ये जो शब्द हैं ये आपको आने चाहिए क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो और डॉक्टर बनने वाले हो, तो ऐसे शब्द आपको पता होने चाहिए। आप प्रोटीन वगैरह, एंटीबॉडी, ठीक है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी किसी से बात करोगे ना तो आप एंटीबॉडी बोलोगे तो ज़्यादा आपको इज्जत मिलेगी, है ना। चलो वो समझ नहीं आया प्रतिरक्षी क्या बवाल है, उसको समझ, एंटीबॉडी किसको बोल दो, एंटीबॉडी से इंसान समझ जाएगा लेकिन प्रतिरक्षी से नहीं समझेगा। चलो बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, बी लसिकाणु की बात कर लेते हैं। तो बी लसिकाणु जो है ना, बी लसिकाणु जो है वो क्या करता है, एक मिनट भाई, एक मिनट,
हमारे वेस्ट पेन के अंदर क्या चला गया है? पसीना चला गया है। चलो बी लसीकाणु की बात करते हैं। तो बी लसीकाणु क्या क्या निकालता है? एक प्लाज्मा सेल बनाता है और एक मेमोरी सेल बनाता है। क्या बनाता है? प्लाज्मा सेल बनाता है और क्या बनाता है? मेमोरी सेल बनाता है। तो ये प्लाज्मा सेल क्या काम करती है जी? प्लाज्मा सेल काम करती है किसका? एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, प्रतिरक्षी बनाने का काम करती है। क्या बनाने का काम करती है? प्रतिरक्षी बनाने का काम करती है। प्रतिरक्षी बनाने का काम करती है। कौन है? आपकी जो प्लाज्मा सेल जो है ना, देखो बी लसीकाणु क्या क्या करता है? बी लसीकाणु और टी लसीकाणु आपको समझ में आ गया, कहां बनता है, कहां होता है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब बी लसीकाणु मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ये क्या बनाती है? एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनाती है। क्या क्या बनाती है? तो पहले क्या करेगी? बी लसीकाणु जो है वो क्या बनाती है? दो कोशिका बनाती है, एक प्लाज्मा सेल और एक मेमोरी सेल। क्या बनाती है? एक प्लाज्मा सेल बनाती है, एक मेमोरी सेल बनाती है। उसमें से जो प्लाज्मा सेल वो क्या काम करती है? वो काम करती है प्रतिरक्षी बनाने का, प्रतिरक्षी बन गई। मेमोरी सेल क्या काम करती है? तो मैंने आपको बताया कि इसके पास में क्या होती है? स्मृति रखने का काम भी होता है, इसके पास मेमोरी भी होती है। जो पारजित प्रतिरक्षा होती है उसके पास में क्या होती है? मेमोरी भी होती है। वो याद रखती है, वो याद रखती है कि ऐसा प्रतिजन तो पहले भी आ चुका है तो उसको मारना कैसे है। तो उसके पास मेमोरी सेल बनाती है। ये क्या करती है? मेमोरी रखती है, चीजों की याददाश्त जो है वो रखती है। ये बी लसीकाणु का काम हो गया। टी लसीकाणु जो है ना वो 3 प्रकार की कोशिकाएं जो है वो बनाता है। एक टीएच सेल, एक टीके सेल और एक टीएस सेल। ठीक है, मतलब क्या है वो अभी बता देता हूं। टीएच सेल क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? टी हेल्पर सेल। क्या है? टी हेल्पर सेल। ठीक है, टीके सेल टी किलर सेल और टीएस मतलब टी सप्रेसर सेल। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, हेल्पर मतलब किसी की हेल्प करेगा, किसी की हेल्प करेगा, समझ में आ गई। किलर मतलब मारेगा, भाई ये तो मारेगा, किलर मतलब मारेगा। ठीक है, सप्रेसर का भी बता देता हूं मतलब क्या होता है। चलो पहले की बात कर लेते हैं। ये टी हेल्पर सेल किसकी मदद करती है? किसकी हेल्प करती है? तो मैंने कहा कि भाई ये लसीकाणु जो है ना, ये जो बी लसीकाणु जो है इसकी हेल्प करती है। तो आप बोलोगे भैया कैसे हेल्प करती है? तो मैंने कहा ये प्रतिरक्षी बनाने में हेल्प करती है। तो आप बोलोगे कि भाई अभी तो आप बोल रहे थे कि जो प्रतिरक्षी है वो कौन बनाती है? बी लिम्फोसाइट बनाती है, बी लसीकाणु बनाती है। अभी आप बोलोगे कि टी लसीकाणु भी उसकी हेल्प करती है। तो मैंने कहा कि खाना तो कोई एक इंसान बनाता है, खाना तो कोई एक ही बनाता है, लेकिन किसी ने सब्जी काट कर उसकी मदद कर दी। ठीक है, किसी ने कुछ काम करके उसकी मदद कर दी, किसी ने उसको मसाले पकड़ा दिए। खाना एक ही आदमी इंसान बना रहा है, खाना बना कौन रहा है? एक ही इंसान बना रहा है, लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं? उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बना तो एक इंसान रहना। वैसे यहां पर जो प्रतिरक्षी है वो बनाता कौन है? ये बी लसीकाणु ही बनाता है। ये जो बी लसीकाणु है यही बनाता है प्रतिरक्षी, लेकिन ये जो टी हेल्पर सेल है ये क्या कर देती है? इसकी मदद कर देती है, ये प्रतिरक्षी बनाने में इसकी हेल्प कर देती है। बात समझ में आ गई? चलो अब ये टीके सेल क्या है? ये क्या है? टी किलर सेल। ये किलर सेल क्या करते हैं? नाम से पता लग रहा है कि भाई इसका काम क्या है? मारने का काम है। क्या है काम है? मारने का काम है। कैसे मारेंगी? देखो ऐसे समझो कि 15-20 लड़के हैं, 15-20 लड़के एक ग्रुप के हैं, 15-20 लड़के दूसरे ग्रुप के हैं। दोनों ग्रुप में क्या होगी? लड़ाई होगी। दोनों ग्रुप में क्या होगी? लड़ाई होगी। 15-20 लड़के दूसरे ग्रुप के हैं, 15-20 लड़के इस ग्रुप के हैं। दोनों में क्या होगी? लड़ाई होगी। अब लड़ाई चल रही है, बढ़िया लट चल रहे हैं और बढ़िया क्या लात मुक्के चल रहे हैं। तो क्या होगा? जब लड़ाई क्या होगी? जब लड़ाई चल रही है तो उस टाइम क्या सबको गुस्सा आ जाता है, सबको गुस्से में रहते हैं। सब क्या है? गुस्से में रहते हैं। तो उस टाइम यार पता नहीं रहता, जो लड़ाई में ज्यादा कुछ लोग क्या है ज्यादा भावनाओं में आ जाते हैं, तो उनको पता नहीं रहेगा कि भाई कौन सा अपने वाला है, कौन सा दूसरे वाला है। तो उसको क्या रहेगा कि जो भी आ रहा है उसको थप्पड़ मारो, जो भी आ रहा है उसको मारो बस। ठीक है, तो उसको क्या पकड़ेगा और मार देगा। उस खुद को पता नहीं कि ऐसा अपनी फिल्मों में देखा भी होगा ना कि खुद वाले को भी क्या चाटा कर देता है, खुद वाले को भी चाटा मार रहे। तो क्या है यहाँ पर क्या पता नहीं रहता उसको कि भाई खुद वाला है कि वो अपने होश खो देता है। फिर लड़ाई में क्या कर देता है? कुछ लोग अपने होश खो देते हैं और वो कुछ भी मार देते हैं, कुछ भी मार देते हैं। इतने ज्यादा वो गुस्से में होते हैं उस टाइम पर और वो कहीं भी मार देते हैं। ठीक है, उसको पता नहीं कि अगला मरेगा या नहीं मरेगा, जान से मर जाएगा। ठीक है, वो चल रही लड़ाई वो छोटी सी बात के लिए होती है, लेकिन फिर वो मार देते हैं। और उनमें उसी ग्रुप में एक बंदा ऐसा होगा, हर ग्रुप के अंदर होता है एक बंदा ऐसा जो क्या करता है? समझाने का काम करता है। वो क्या करता है? समझाने का काम करता है। जो ऐसे गुस्से में आ जाते हैं ना, जो गुस्से में आ जाते हैं, ज्यादा भावनाओं में आ जाते हैं, ज्यादा भावनाओं में आकर और कहीं भी मारने लग जाते हैं, अपने वालों को भी मारने लग जाते हैं और दूसरे वालों को भी कहीं भी मारने लग जाते हैं। तो एक उनमें समझाने वाला होता है, वो समझाने का काम करता है कि भाई मत मार, धीरे मार, क्या मर जाएगा, अगला मर जाएगा। ठीक है, उसको क्या है? छुड़ाने का काम करता है कि मर जाएगा यार, पुलिस वाले ले जाएंगे उसके बाद में। ठीक है, तो इतना भी मत मार कि अगला मर ही जाए। तो एक समझाने वाला होता है। वो समझाने वाला कौन है? वो समझाने वाला ये सप्रेसर है। कौन है जी? सप्रेसर है। ये टी किलर सेल है ना, इसके पास दिमाग नहीं है, इसके पास में दिमाग का इसे काम नहीं लेता। ये इसका काम है
कि ये क्या है, गुस्से में आ जाता है। किसी भी जब दूसरे इंसान को देखता है ना, किसी भी दूसरे इंसान को देखता है, मान लो अपने शरीर के अंदर प्रतिजन घुस गया और टी किलर सेल ने देख लिया, इसने देख लिया, तो ये गुस्से में आ जाता है, बिल्कुल गुस्से में, ठीक है। उसके बाद में इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो क्या करता है, आंख बंद करेगा और गोली धड़ 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 गोली ऐसे मारने लग जाएगा। अब ये प्रतिजन पर गोली लगे ना लगे, ठीक है, वो तो मर गया कब का ही, लेकिन क्या है, जब वो आंख बंद करके गोली मारेगा तो अपनी वाली जो कोशिकाएं उनको भी गोली लग सकती है, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो टी सप्रेसर है ना, जो समझाने वाला है, ये क्या करता है, एस फॉर सप्रेसर, एस फॉर समझाने वाला से समझो ना। तो समझाने वाला जो है ना, ये क्या करता है, इसको समझाने का काम करता है कि भाई अगला प्रतिजन जो वो मर चुका है, बाबू तो थोड़ा शांत हो, अपनी कोशिकाओं को तो मत मार, कम से कम अपनी कोशिकाओं को तो मत मार कम से कम। तो ये सप्रेसर क्या करता है, अपनी जो प्रतिरक्षा जो है उसको कम कर देता है, कम करने का काम करता है कि भाई इतना भी गुस्सा नहीं है, इतना भी गुस्सा मत करो कि तू दूसरों को मारने के चक्कर में अपने वालों को ही मारने लग जाओ, अपनी वाली कोशिकाओं को ही मारने लग जाओ। तो क्या करना है, उसको सबको समझाने का काम करता है। सबका पता लग गया वो काम क्या करने है, ठीक है, काम समझ में आ गया सबका। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की, बात कर लेते हैं, प्रतिरक्षी की बात कर लेते हैं। ये प्रतिरक्षी क्या बवाल है जी, मैंने आपको बता दिया कि प्रतिजन जो आएगा, ठीक है, उसके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, और ये एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षी है ये उसको प्रतिजन को मारने का काम करेंगी। प्रतिरक्षी क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ध्यान में रखना, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। अब एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, कार्टून डायग्राम है। प्रतिरक्षी रियल में ऐसी नहीं दिखती हैं, उसका एक कार्टून टाइप का डायग्राम दिया गया है। रियल में ऐसी रेड कलर में, ब्लू कलर ऐसा नहीं दिखती, येलो कलर ऐसा नहीं दिखती, अलग कलर की दिखती होंगी, अलग टाइप की दिखती होंगी, लेकिन ऐसी तो नहीं दिखती है। एनसीईआरटी बोलती है कार्टून डायग्राम है। चलो अब इसमें आपको देखो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या ध्यान में रखनी है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है इस डायग्राम से, वो बता देता हूं मैं आपको। इसके अंदर दो प्रकार की चेन होती हैं, दो प्रकार की इसमें क्या होती है, श्रृंखला होती है। एक होती है लाइट चेन, ठीक है, और एक होती है हैवी चेन। नाम से पता लग रहा है, जो छोटी होगी वो लाइट होगी, हल्की होगी, तो क्या है, जो लाइट चेन हो गई, और जो बड़ी होगी वो क्या होगी, हैवी होगी, तो क्या होगी, हैवी चेन हो गई। ये दो प्रकार की श्रृंखला होती है, ये आपको पता लग गया। अब इसके अंदर क्या है, यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब क्या है, यहां पर प्रतिजन बंधेगा। यहां पर क्या है, ये देखो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं ना, ये क्या है, प्रतिजन आया भाई, प्रतिजन है, ठीक है। ये यहां पर आकर इस जगह पर आकर इस प्रतिरक्षी से बंध जाएगा, इस प्रतिरक्षी से क्या हो जाएगा, बंध जाएगा, और उसके बाद में ये प्रतिरक्षी जो है इस प्रतिजन को मार देगी, इस प्रतिजन को क्या कर देगी, मार देगी। तो ऐसे काम करती है। अब इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्या है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये क्या है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई है। देखो दो सल्फर है ना, दो सल्फाइड बॉन्ड है, इनसे क्या आपस में से जुड़ी हुई है ना। तो ये पूछ लेता है कि टोटल एक एंटीबॉडी के अंदर टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक एंटीबॉडी के अंदर टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ऐसे पूछ लेती है। तो कितने, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं, 16। गिन लो भाई, गिन लो, डायग्राम के अंदर देख के बोल रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक के अंदर कितनी होती है, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इतना ध्यान में रखना ना, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड में लिख देता हूं, है ना। डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखो प्रतिरक्षी जो है, देखो ये प्रतिरक्षी है भाई, ये क्या है, एंटीबॉडी है सारी, क्या है, प्रतिरक्षी है। IgE, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, एंटीबॉडी कौन सी है, इम्यूनोग्लोबिन। अब इम्यूनोग्लोबिन जो है वो अलग अलग प्रकार की है। IgG मतलब इम्यूनोग्लोबिन G, IgA मतलब इम्यूनोग्लोबिन A, IgM मतलब इम्यूनोग्लोबिन M, और IgD मतलब इम्यूनोग्लोबिन D, IgE मतलब इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। अब इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है, अब इन 5 में से, ये जो 5 प्रकार की आपकी प्रतिरक्षी हैं, इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में अपने शरीर में कौन सी होती है, ये पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, IgG है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। IgG जो है वो सबसे ज्यादा होती है। उससे कम कौन होती है, IgA, उससे कम कौन होती है, IgM, उससे कम कौन होती है, IgD, उससे कम कौन होती है, IgE, ठीक है। तो ये क्या घटता हुआ क्रम मैंने आपको दिखा रखा है, या फिर ऐसे देखो तो इसको बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम कौन, IgE, उससे ज्यादा IgD, उससे ज्यादा IgM, उससे ज्यादा IgA, और सबसे ज्यादा IgG। ऐसे याद रख सकते हो इसको, इस क्रम को आपको याद रखना है। ये ट्रिक बता देते हैं जी, आ जाओ ट्रिक बता देते हैं।
ट्रिक कुछ भी नहीं है यार, इसको सिंपल पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। गम दे, क्या है? गम, गम दे, गम दे, ठीक है। खुशी नहीं मांग रहा हूं, गम मांग रहा हूं, ठीक है। तो गम दे, इसे आप याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो भाई? आई जी से क्या आ जाएगा? आई जी जी। ए से क्या जाएगा? आई जी ए, आई जी एम, आई जी डी, आई जी ई, ठीक है। तो ये क्या है? गम दे से आप याद रख लेना इनको, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन होती है? आईजीजी हो, सबसे ज्यादा होती है अपने शरीर के अंदर। अब इनके बारे में कुछ खास बातें हैं वो भी याद रख लेना। ये जो आईजीजी है जो है, ये कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इसको हिंदी में लिख देते हैं जी आपके लिए। पसीना काफी आ रहा है, स्क्रीन पर पसीना हो। ये अपरा को क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा क्या है जी? अपरा है, ठीक है। तो आईजीजी के बारे में खास बात यह है कि आईजीजी जो है ना, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, जो अपरा है ना उसको क्रॉस कर सकती है। देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको पूछना पड़ेगा। स्क्रीन जो है उसका रिस्पॉन्स वो कम हो चुका है, 1 मिनट मुझे दीजिए आप। चलो, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं अपरा को। देखो ये अपन क्या है? भ्रूणीय अवस्था में है। भ्रूणीय अवस्था में जब होते हैं उस टाइम पर क्या होता है? ये मदर और भ्रूण के बीच में क्या होता है? अपरा होता है। क्या होती है? अपरा होती है। मैं बता चुका हूं मानव जनन के अंदर ये अपरा के थ्रू क्या होता है? ये जो काम की चीजें हैं वो आती जाती रहती हैं। तो उस अपरा में से क्या होता है? मदर से क्या है? मदर से ये अपना जो भ्रूण है इसके अंदर क्या आ जाएगी? आईजीजी एंटीबॉडी है वो आ सकती है। तो एक ही एंटीबॉडी ऐसी है, एक ही प्रतिरक्षी ऐसी है जो अपरा को क्रॉस कर सकती है। वो कौन सी है? आईजीजी जो है वो क्रॉस कर सकती है। तो ध्यान में रखना। आईजीए कहां से मिलती है जी? आईजीए जो प्रतिरक्षी कहां से मिलती है? कोलेस्ट्रम से। कहां से मिलती है? कोलेस्ट्रम से। कोलेस्ट्रम क्या बवाल है? जो मैंने आपको बताया था मानव जनन के अंदर बताया था कि जो पहला दूध आता है मदर से, जो पहला दूध आता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, या फिर उसको खीस कहा जाता है, जो पीले गाढ़े पीले रंग का होता है। क्या कहते हैं? खीस कहते हैं, या फिर कोलेस्ट्रम। उस कोलेस्ट्रम में क्या होता है? आईजीए एंटीबॉडी होती है। वहां पे भी बताया था मैंने आपको कि उसके अंदर कौन होती है? आईजीए एंटीबॉडी होती है, ठीक है। फिर आपको पूछ ले ये जो 5 एंटीबॉडी है इन सब में से भारी एंटीबॉडी कौन सी है? भारी जो प्रतिरक्षी है वो कौन सी है? तो मैंने कहा जो आईजीएम होती है वो सबसे हैवीएस्ट होती है, सबसे भारी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। फिर क्या पूछते हैं? आईजीई। ये आईजीई के बारे में खास बात क्या है कि जब एलर्जी होती है ना, जब एलर्जी होती है तो कौन सी एंटीबॉडी निकलती है? एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी निकलती है? आपको पूछ ले कि एलर्जी में भैया कौन सी एंटीबॉडी निकलती है, तो आईजीई जो है ना वो एलर्जी में निकलती है। एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी निकलती है? आईजीई जो है वो एलर्जी में निकलती है। चलो फिर बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये अपन अब जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें अपन पहले से पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, बस उसको वापस रिपीट करना है एक बार। उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया ये क्या है? ह्यूमरल, अभी मैंने आपको बताया कि एक तरल होती है, एक कोशिका माध्यहित होती है। हाई गर्मी, हाँ। उपार्जित प्रतिरक्षा मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार की होती है, तरल और एक आपको मैंने बताया कोशिका माध्यहित, ठीक है। तो ह्यूमरल के अंदर कौन आएगा? ये तरल वाली है, ये कोशिका माध्यहित है, ठीक है। तो ह्यूमरल जो है तरल वाली किसकी वजह से होती है? मैंने आपको बताया कि वो क्या है? एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का। अभी थोड़ी देर पहले बताया यार बाबू, अभी बताया ना आपको। तरल वाली किसके अंदर? बी लिम्फोसाइट की वजह से होती है, बी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। तो यहाँ पे क्या है? बी लसिकाणु और टी लसिकाणु की वजह से कौन सी होती है? ह्यूमरल वाली होती है। तो आप बोलोगे भैया कि प्रतिरक्षी तो सिर्फ बी लिम्फोसाइट बनाती है, टी लिम्फोसाइट कहां से आ गई इसके अंदर? तरल वाली के अंदर टी लिम्फोसाइट कहां से आ गई? तो मैंने कहा कि ये जो एंटीबॉडी है ना, ये एंटीबॉडी है वो बनाती कौन है? बी लिम्फोसाइट बनाती है। बी लसिकाणु क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन टी लसिकाणु क्या करती है? इस बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है, प्रतिरक्षी बनाने में मदद करती है। कौन? टी लिम्फोसाइट करती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि मदद करती है, टी हेल्पर सेल है उसकी मदद करती है। सेल मीडिएटेड जो कोशिका माध्यहित जो प्रतिरक्षा कौन करती है? टी लिम्फोसाइट, टी लसिकाणु जो हेल्प करती है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि खुद की कोशिकाओं और दूसरी कोशिकाओं में क्या है फर्क करने की इसमें क्षमता होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करनी है तो कैसे करेंगे? किसी की भी गधे की लगा देंगे किडनी, किसी की किडनी फेल हो गई तो उसको किडनी की जरूरत है तो क्या करेंगे? गधे की निकाल दे के लगा दें क्या? नहीं लगा सकते बाबू, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि शरीर जो है ना, अपना शरीर जो है वो पहचान लेगा कि भाई ये तो अपने वाली तो नहीं है, ये अपने वाली नहीं है, कोई बाहर से आया है। कितनी भी सुंदर है, चाहे अपने काम की ही है। और बताया लड़की वाला
ये लड़की चाहे कितनी भी सुंदर है, लेकिन वो जो अपने जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं मानेंगे भाई कि सुंदर है तो अपनी जगह है, ठीक है, तू दूसरे देश से आई है और बिना परमिशन के आई है तो गलत बात है। तो वो क्या है, किडनी को अगर आपने गधे की किडनी लगा भी दी, गधे की किडनी मान लो लगा भी दी आपने, तो भी फिर वो रिजेक्ट कर देगा, अपना शरीर जो है उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको खराब कर देगा। क्यों कर देगा, उसको काम ही नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये अपने शरीर का हिस्सा नहीं है, ये बाहर से चीज लगाई गई है। चलो गधे की नहीं लगा सकते, इंसान की तो लगा सकते हैं ना। इंसान की लगाने में क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा दिक्कत है जी बिल्कुल है, किसी भी अरे गहरे इंसान की नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अगर आप किसी भी अरे गहरे इंसान की लगा दोगे तो आपका जो शरीर है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों रिजेक्ट कर देगा? क्योंकि उसमें शक्ति है, उसमें क्षमता है कि वो खुद के जो अंग हैं, खुद की जो कोशिकाएं हैं उनको पहचान सकता है और दूसरे वालों को भी पहचान सकता है। उसको पता लग गया अगर कि खुद की कोशिका भाई ये नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, उस ऑर्गन को ही क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, उस अंग को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो आप बोलोगे भैया अब क्या करें, अब क्या करें? तो मैंने कहा कि भाई किडनी जो है वो उस इंसान के लिए क्या हो जो क्या है, क्लोज रिलेटिव है। क्या है? क्लोज रिलेटिव है। ऐसा इंसान जिसको किडनी चाहिए उसका बहुत ही क्लोज रिलेटिव हो, उसका बहुत ही क्लोज रिलेटिव उसका फैमिली का हो, ठीक है, बहुत ही क्लोज फैमिली का हो, तब उस इंसान की उसके सेट हो सकती है। ठीक है, उस इंसान की भी तब सेट हो सकती है। उसमें से पहले क्या करेंगे अपन, दोनों की जो पेशेंट है और जो इंसान किडनी डोनेट कर रहा है, दोनों की अपन क्या करेंगे, कोशिकाएं मिलाकर देखेंगे, दोनों के टिश्यू क्या है, मैच कराकर देखेंगे। अगर दोनों के टिश्यू मैच हो रहे हैं, अगर दोनों के टिश्यू मैच हो रहे हैं, तब उसकी किडनी जो है वो अपन उस दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्लोज रिलेटिव मतलब बहुत ही क्लोज रिश्तेदार। ठीक है, क्लोज रिश्तेदार क्या करेंगे अपन, अगर वो डोनेट करना चाहता है, ठीक है, उसको क्या पहले तो घर वाले मनाएंगे भाई डोनेट करो तो किडनी, ठीक है, कैसे मनाएंगे वो उनकी मर्जी है। वो माने डोनेट करने के लिए तैयार है कि भाई मैं इसको पेशेंट को मैं डोनेट करना चाहता हूँ, अपनी किडनी को देना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेगा, उसकी किडनी के जो टिश्यू है और उसकी किडनी के जो टिश्यू है, उन दोनों के टिश्यू जो है वो मैच करा कर देखेंगे। अगर वो मैच कर रही हैं तो उसकी जो किडनी है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। तो आप बोलोगे भैया अब क्या अपना शरीर जो है वो पहचान नहीं पाएगा कि भैया अपने शरीर का नहीं करे? तो मैंने कहा कि पहली बात तो दोनों के जो टिश्यूज हैं, दोनों के जो टिश्यूज हैं वो मैच कर रहे हैं, दोनों के टिश्यूज है वो मैच कर रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर जो उसको इतनी आसानी से पता नहीं लगेगा, अपनी जो शरीर है उसको इतनी आसानी से नहीं पता लगेगा कि भाई अपने शरीर के है, नहीं अपने शरीर के नहीं है। अगर पता लग भी जाए तो जिस इंसान के अंदर, ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कोई भी अंग जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया है, ऐसे पेशेंट को क्या दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स दिए जाते हैं। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, उसको क्या है, इम्यून सिस्टम जो है अपना पूरा तरीके से रेस्पॉन्स ना दिखा पाए, उसके लिए उसको क्या है, उसकी जो प्रतिक्रिया उसको कम करने के लिए उसकी इम्यून जो सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा जो अपना जो तंत्र है, ठीक है, उसकी जो प्रतिक्रिया उसको कम करने के लिए टेबलेट्स दी जाती हैं, दवाइयां उसको दी जाती हैं और उसको पूरे जीवन भर अपने क्या है वो दवाइयां लेनी पड़ती हैं। अगर वो दवाइयां छोड़ देगा, अगर वो प्रतिरक्षा तंत्र को, इसकी प्रतिक्रिया को कम करने की दवाइयां जो है उनको अगर वो छोड़ देगा तो जो अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो पहचान लेगा कि भाई ये जो अंग है ना ये तो अपने शरीर का तो नहीं है। अगर वो अपने फुल पावर में आ गया तो वो पता लगा लेगा कि भैया तो अपने शरीर का नहीं है, इसको तो गोली मार के भगाओ, इसको भगाओ यहां से, अपने शरीर का नहीं है, चाहे बढ़िया काम कर रहा है लेकिन अपने शरीर का अंग नहीं है, उसको क्या है रिजेक्ट कर दो, तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्या उसको पूरे जीवन भर क्या करना पड़ता है, दवाइयां लेनी पड़ती हैं जी। चलो फिर बात करें किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा, उसी की बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। चलो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती है, देखो सक्रिय और निष्क्रिय। क्या होती है, एक्टिव और पैसिव। मतलब क्या है दोनों में से फर्क क्या है जी, दोनों में सक्रिय वो होती है जिसमें क्या है, जो प्रतिरक्षी है, जो एंटीबॉडी है वो कहां बनेगी, अपने शरीर द्वारा बनाई जाएंगी, ठीक है। सक्रिय टाइप की वो होती है, सक्रिय टाइप की वो प्रतिरक्षा है जिसके अंदर क्या होता है, अपना खुद का शरीर जो है ना, अपना खुद का शरीर है वो क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। किसी भी प्रतिजन के खिलाफ अपना जो खुद का शरीर है, शरीर के अंदर क्या बनेगी, प्रतिरक्षी बनेगी। और निष्क्रिय कौन सी होती है, निष्क्रिय वो होती है जो क्या करेंगी, अपनी एंटीबॉडी जो है ना, एंटीबॉडी अपना शरीर नहीं बनाएगा, अपन बाहर से कहीं से क्या है एंटीबॉडी ली और उसको क्या कर देंगे, ठोक देंगे, ठीक है, उसको शरीर के अंदर ठोक रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू, कैसे भी आगे बताऊंगा थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो कैसे भी अपन क्या है, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी है, अपना शरीर नहीं बना, बनी बनाई एंटीबॉडी वो डायरेक्ट अपने शरीर के अंदर भेज रही है, वो किसके अंदर आ जाएंगी, निष्क्रिय के अंदर आ जाएंगी। और सक्रिय के अंदर कौन आएंगी, कि अपना जो शरीर है वो खुद क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। एक मिनट में क्लास शेयर कर दूं यार।
1 मिनट दीजिए मुझे, इंग्लिश मीडियम की क्लास है वो शेयर कर दी जाए। खुल जा भाई, खुल जा। तो सक्रिय कौन सी होती है? जो अपना शरीर जो है, अपना शरीर जो है वो खुद क्या बनाता है, प्रतिरक्षी जो बनाता है वो क्या है, सक्रिय टाइप की है। और निष्क्रिय कौन सी? बनी बनाई अपन प्रतिरक्षी जो है वो शरीर के अंदर डाल रहे हैं, वो निष्क्रिय के अंदर रहेगी। तो मैंने आपको बता दिया सक्रिय क्या है भाई, बॉडी अपनी शरीर जो खुद बनाएगा। अब इसमें भी 2 प्रकार की होती है, एक नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, एक आर्टिफिशियल कृत्रिम होती है। ठीक है, अब प्रतिरक्षी जो है एक तो प्राकृतिक रूप से बन रही है और एक कृत्रिम रूप से बनवा रहे हैं। कैसे बना रहे? प्राकृतिक और कृत्रिम क्या है, या आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या है जी? नेचुरल तरीका वो है कि आपको नेचुरली कोई इंफेक्शन हुआ है, नेचुरली कोई इंफेक्शन हुआ है और नेचुरली हुआ है, ठीक है, और शरीर क्या है उसके खिलाफ क्या बना ली, शरीर ने क्या बना ली, उसके खिलाफ प्रतिरक्षी जो है वो बना ली। नेचुरली आपको कोई इन्फेक्शन हुआ और शरीर ने क्या कही, उसके खिलाफ क्या है, प्रतिरक्षी बना ली। क्या है? नेचुरल तरीका है। ठीक है, ये सक्रिय के अंदर क्या है, शरीर आपका शरीर बना रहा है, एंटीबॉडी आपका शरीर बना रहा है, लेकिन क्या है, नेचुरली आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, अपने आप को इन्फेक्शन हुआ और उसके खिलाफ शरीर ने क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली। एग्जाम्पल बताऊं तो कॉमन कोल्ड, जुकाम जो हुआ आपको, उसके खिलाफ क्या है, प्रतिरक्षी बनी। नेचुरली जुकाम होता है, उसके बाद में प्रतिरक्षी बन गई उसके खिलाफ। ठीक है, ऐसे ही आर्टिफिशियल, ये कृत्रिम रूप से कैसे हो सकता है भाई? शरीर तो बनाता है, एंटीबॉडी कौन बना रहा है, प्रतिरक्षी जो कौन बनाएगा, शरीर ही बनाएगा। लेकिन 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 आर्टिफिशियल कैसे बोल दिया? टीकाकरण नाम सुना होगा आपने, टीकाकरण, टीकाकरण, टीका लगाते हैं ना, टीका लगाते हैं, कोरोना का टीका लगा, ठीक है, अलग अलग टाइप के टीके लगाते हैं ना, बचपन के अंदर बहुत टाइप के टीके लगाए होंगे आपके, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय पर अलग अलग टीके लगते हैं। तो टीका क्या है? माथे के अंदर टीका लगा दिया, वो ना जी, टीका क्या है? कुछ नहीं है, इंजेक्शन है, इंजेक्शन को आपको ठोका जाता है। ठीक है, उस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, टीके के अंदर होता क्या है? देखो कोरोना का, अभी कोरोना गया है तो कोरोना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ में भी जाता आएगा। कोरोना जो है ना, कोरोना की वैक्सीन सबने लगवाई होगी आपने, कोरोना की वैक्सीन जो है वो सबने लगवाई होगी आपने। तो कोरोना की वैक्सीन के अंदर क्या था, क्या था? कोई दवाई थी क्या? कोई दवाई थी क्या? ना ना जी, कोई दवाई नहीं थी उसके अंदर, कोई भी दवाई नहीं थी। कोई भी टीका होता है, कोई भी वैक्सीन होती है, उसके अंदर दवाई होती नहीं। तो क्या होता है उसके अंदर? तो मैंने कहा कि जिससे कोरोना होता है, कोरोना के वैक्सीन जो है ना, उसके अंदर क्या था, जिससे जो कोरोना है ना, उसी को ही कमजोर करके, उसी को ही मार के उस दवाई के अंदर भर दिया। ठीक है, जो आपको इंजेक्शन लगाया गया था ना, उसके अंदर तो क्या था, कोरोना ही था, उसके अंदर कोरोना की दवाई नहीं थी, उसके अंदर कोरोना ही था। तो लेकिन वो कोरोना कैसा था, वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं था, वो क्या था, कमजोर कर दिया गया था, उस कोरोना को कर दिया था कमजोर करके, और उसको क्या है, शीशी के अंदर भर दिया, और शीशी को आपकी क्या है, दवाई निकाल कर आपको ठोक दिया। वो क्या है, वैक्सीन थी, वो वैक्सीन थी, लेकिन उसके अंदर क्या है, वैक्सीन सारी ऐसी होती है, वैक्सीन के अंदर कोई दवाई नहीं होती, उसके अंदर जो प्रतिजन है ना, उसी को क्या कर दिया था, कमजोर करके उसको क्या है, इंजेक्शन के फॉर्म में आपको लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब कमजोर कर दिया उसको, तो वो पूरी तरह से अपना क्या है, प्रभाव नहीं दिखा पाएगा अपने शरीर पर, क्या है, उसको पूरी तरह प्रभाव तो दिखा नहीं पाएगा। कमजोर करके डाला गया है ना, कमजोर करके डाला गया है, तो पूरी तरह से प्रभाव तो दिखा नहीं पाएगा। अगर देखो क्या होता है, आपने वैक्सीन लगवाई तो 2 दिन क्या हुआ, 2 दिन क्या हुआ, बढ़िया बुखार भी, आपको बढ़िया बुखार हुई, और उसके बाद में क्या है, 2 दिन तक तो अपने मतलब बढ़िया नशे में थे अपन, 2 दिन तो बढ़िया नशे में थे, पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है यार, नींद आ रही है बढ़िया, क्यों हो रहा था वो, क्यों हो रहा था, कोरोना तो था ही ना, वो कमजोर करके डाला गया था ना अपने शरीर के अंदर, उस टीके के अंदर कमजोर करके डाला गया था, बाकी कोरोना तो था ही वो। ठीक है, तो कोरोना कमजोर था, अपना असर तो दिखाएगा, थोड़ा तो दिखाएगा। अगर वो पूरा प्रभावी होता तो अपन क्या टाइम बोल जाते हैं, ठीक है, अपन सबक सिधा जाते ना। अगर वो कोरोना पूरी तरह प्रभावित होता तो अपन क्या है, चले जाते, ठीक है, पर ना रहे तो होते। लेकिन वो क्या है, उसको कमजोर करके और फिर अपन को क्या है, टीके के रूप में दिया गया, ताकि अपना शरीर जो है ना, अपने शरीर के अंदर वो कोरोना चला भी जाए और अपने ऊपर कुछ प्रभाव भी ना कर पाए। कोरोना अपने शरीर के अंदर चला जाएगा तो अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करेगा, प्रभावी हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होकर क्या करेगा, उसके खिलाफ क्या बना लेगा, प्रतिरक्षी बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। कोरोना कैसा है, कोरोना कैसे डाला अपने, वीक करके डाला, उसको कमजोर करके डाला, लेकिन कोरोना तो डाल दिया ना, कोरोना डाल दिया तो अपना शरीर क्या बना लेगा, उसके खिलाफ क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। अब जब रियल में जब कोरोना होगा, कोरोना आएगा अपने शरीर के अंदर घुसा, तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी तैयार रहेंगी, उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी तैयार रहेंगी, क्योंकि अपने वैक्सीन ले रखी थी, वैक्सीन के अंदर कोई दवाई नहीं थी, उसके अंदर कोरोना ही डाला था अपने शरीर के अंदर।
ठीक है, सारी जो टीके होते हैं सबके अंदर क्या है, वही डालते हैं, प्रतिजन ही डालते हैं, कमजोर करके प्रतिजन को डाल दिया जाता है। उसके बाद में अपना शरीर जो वो खुद क्या बनाता है, यहाँ पर एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बाहर से नहीं डाली गई है, यहाँ पर शरीर के अंदर क्या है, वैक्सीन ही डाली है। वैक्सीन मतलब टीका दिया गया आपको, टीके में प्रतिजन ही था लेकिन वो कमजोर करके डाला गया था। और उसके बाद में क्या हुआ, अपने शरीर ने उसके खिलाफ क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली। अब जब रियल में आएगा तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी तैयार रहेंगी और उसको क्या है, जैसे ही घुसेगा उसको धड़ 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 उसको मार दिया जाएगा और उसका असर जो वो नहीं होने दिया जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या, पोलियो, टिटनस, कोरोना भी एनसीईआरटी में नहीं आया है। चलो अब निसक्रिय की बात कर लेते हैं। सक्रिय के अंदर क्या होता है कि अपना शरीर जो वो खुद एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन निसक्रिय के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी बनी बनाई अपन बाहर से देते हैं, शरीर को बनी बनाई एंटीबॉडी अपन बाहर से देते हैं, वो क्या है, निसक्रिय के अंदर आती है। इसमें भाई एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल कौन सा है भाई, जो मदर से मिलता है ना, जो एंटीबॉडी अपन को मदर से मिलती है, जो प्रतिरक्षी अपन को मदर से मिलती है, वो क्या होती है, नेचुरल निसक्रिय के अंदर आएंगी। प्राकृतिक है लेकिन निसक्रिय के अंदर आएंगे। तो कौन सी है भाई, आईजीए अपन को कोलेस्ट्रम से मिलता है। कोलेस्ट्रम अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या है, जो पहला दूध आता है ना, जिसको खीस बोलते हैं, गाढ़ा दूध आता है पहली बार जो, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, आईजी एंटीबॉडी होती है। बच्चा उस दूध को पिएगा तो उसको क्या मिल जाएगी, आईजीए एंटीबॉडी मिल जाएगी। बच्चे ने खुद ने बनाई क्या एंटीबॉडी, बच्चे के शरीर ने बनाई क्या, नहीं जी, बाहर से मिली है। किससे, मदर से मिली है ना, बाहर से मिली है, तो क्या है, निसक्रिय प्रकार की है। आईजीजी अब भी थोड़ी देर पहले बताया, आईजीजी, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया कि ये अपरा को क्रॉस कर सकती है। जीजी है ना, वो किसको क्रॉस कर सकती है, अपरा को क्रॉस कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। तो क्या करेगी, मैं मदर से क्या है, बच्चे के अंदर अपरा के थ्रू आ जाएगी, तो मदर से आईजीजी जो है वो भी क्या है, आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन सी है भाई, किसी को सांप ने काट लिया, किसी को सांप ने काट लिया, तो क्या इलाज है भाई, क्या इलाज है, किसी के पास में लेके जाए, तांत्रिक के पास में लेके जाए, किसी तांत्रिक के पास में लेके जाए। क्या, सांप ने काट लिया तो किसी तांत्रिक के पास में लेके जाए, झाड़ फूक करवाएं क्या, ना जी, डॉक्टर के पास में लेके जाना होता है। और डॉक्टर क्या करता है, एक एंटीवेनम का इंजेक्शन लगाता है। क्या लगाता है, एंटीवेनम का इंजेक्शन लगाता है। एंटीवेनम का इंजेक्शन, उसके अंदर क्या है, बनी बनाई एंटीबॉडी, बाहर से बनाई हुई एंटीबॉडी है, उनको इंजेक्ट कर दिया जाएगा अपने शरीर के अंदर, इंजेक्शन के थ्रू भेज दिया जाएगा और उसका जो सांप के जो जहर का असर है उसको कम कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर आर्टिफिशियल के अंदर कौन सी है, एंटीवेनम का इंजेक्शन, जो इसका याद रखना यार, एंटीवेनम, ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए एंटीवेनम कि सांप काटने में क्या देते हैं, एंटीवेनम देते हैं, ठीक है। तो ये एंटीवेनम का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दी, सक्रिय कौन सी है, निसक्रिय कौन सी है, पता लग गया। चलो अब एक चीज और बता देता हूं, एक चीज और बता देता हूं, एक ग्राफ दिखाता हूं आपको ना, बायोलॉजी के अंदर आपको एक ग्राफ दिखाता हूं। केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर ग्राफ पढ़े हैं आपने, मैं बायोलॉजी के अंदर बता रहा हूं ना, ये लो जी ग्राफ है। पहली बार जब प्रतिजन आएगा तब अपना शरीर उसके खिलाफ लड़ेगा, ठीक है, पहली बार जब आएगा प्रतिजन तो अपना शरीर जो उसके खिलाफ लड़ेगा, जरूर, बिल्कुल लड़ेगा जी, बिल्कुल लड़ेगा। लेकिन बेचारे के पास में उतने हथियार ही नहीं है। जैसे जैसे हथियार वो लेके आएगा, रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, ग्रेनेड, ठीक है, और मशीन गन वो लेके आएगा, अपने पास नहीं भाई, वो हथियार ही नहीं है। हथियार नहीं है तो क्या करेगा, शरीर बेचारा थोड़ी देर तो लड़ पाएगा, थोड़ी देर तो लड़ पाएगा, लेकिन उसके पास में तो एडवांस हथियार है, उतना नहीं लड़ पाएगा, उतना नहीं लड़ पाएगा। तो क्या करेगा, पहली बार जब आएगा ना तब तो अपना शरीर क्या है, इतना सा रिस्पॉन्स दिखा पाएगा, इतना सा ही रिस्पॉन्स दिखा पाएगा। लेकिन जब अगली बार आएगा ना, अगली बार वैसा ही आएगा, तो अपन ने क्या इस बार क्या है, हथियार मंगवा लिए हैं कि भाई ऐसा प्रतिजन आता है जो क्या है, बड़े बड़े हथियार लेके आता है, तो अपने भी हथियार मंगवा लिए, हमने भी क्या है, हथियार मंगवा लिए। अब जब अगली बार वो हथियार लेके आएगा बड़े बड़े, तो क्या रहेगा, अपने पास पहले से हथियार रहेंगे, तो क्या करेगा, अपना शरीर उसको धड़ 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 उसको मार देगा। तो जैसे ही दूसरी बार वो आएगा तो इतना बड़ा रिस्पॉन्स दिखाएगा, इतना बड़ा रिस्पॉन्स वो दिखाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये कैसा, प्राइमरी रिस्पॉन्स है और ये क्या है, सेकेंडरी है जी। ये क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये किसकी वजह से आया, मेमोरी की वजह से आया, अपने पास में क्या थी, याददाश्त थी, उसकी वजह से क्या है, ये रिस्पॉन्स अपन को देखने के लिए मिला है, ठीक है। इसको एक एनसीईआरटी में एक चीज और लिखा है, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। क्या लिखा है, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स, क्योंकि ये बहुत तेज होता है ना रिस्पॉन्स, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स बोलेंगे इसको, ठीक है, बहुत तेज इसका रिस्पॉन्स आता है। दूसरी बार, पहली बार तो अपना शरीर क्या है, उससे कम लड़ पाता है, लेकिन जब दूसरी बार आएगा ना, वो दूसरी बार जब प्रतिजन आएगा तो उसके खिलाफ बहुत तेजी से रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। किसकी वजह से, मेमोरी की वजह से, क्योंकि मेरे शरीर के पास याददाश्त थी कि भाई 10 साल पहले ऐसा कोई आया था, लेकिन 10 साल बाद में उसको याददाश्त रही कि वो क्या है, उसको मार देगा,
ठीक है। तो ये क्या है, उसके पास में क्या मेमोरी थी, उसकी वजह से ये रिस्पॉन्स दिखाया उसने, बड़ा सारा रिस्पॉन्स आता है, इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको एनामेस्टिक रिस्पॉन्स इसको कहा गया है। तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में, आगे थोड़ा और पढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही। समझ में आया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आया कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।